Hello everyone, welcome to back our YouTube channel by Iqbal Academy Foundation. Thanks for giving me this opportunity. I would like to introduce my self-introduction. I'm Iqbal, your founder. Let's start the topic. तो बाबू इसमें सबसे पहले आपको मैं यह बता देना चाहूँगा कि क्या आप इस वीडियो को लेक्चर 1, लेक्चर 2 सेट थियरी के नहीं देखे हैं? क्या आप रुक गए हैं अपने लाइफ में? तो याद रहे बाबू, रुका हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी दोनों सड़ जाते हैं। चूंकि रुकिएगा तो सड़ जाइएगा। समय बहुत तेजी से बाबू करवट ले रहा है, यानी परिवर्तन हो रहा है समय का। तो आइए बाबू, समय पास हो रहा है, उठिए और लर्न कीजिए और सक्सेस को अचीवमेंट कीजिए। कहने का मतलब ये बाबू, रुका हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी दोनों सड़ जाते हैं। तो इकबाल एकेडमी फाउंडेशन के चैनल में रुकना और थकना मना है। बात समझ आ रहा है? तो आइए बाबू हम चलते हैं। साथ साथ आपको ये भी बता दें बाबू कि लाइफ में जब तक आप डेडिकेट नहीं होइएगा, सक्सेस को अचीवमेंट नहीं कर सकते हैं। तो यदि आप सक्सेस को अचीवमेंट करना चाहते हैं बाबू, तो आइए इकबाल सर के साथ में आप बने रहिए। क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए बाबू, यदि आप अच्छे तरीक़ा से लर्न नहीं कीजिएगा, यदि अच्छे तरीक़ा से नहीं पढ़िएगा, तो जिंदगी में कभी भी सफलता आपके कदम नहीं चूमेगी। और लास्ट में वही होगा, कोई बाप अपना बेटी नहीं देगा आपको। जिंदगी भर खुद को कोसिएगा। तो यदि 10 साल के, यदि आप ये जो भी 11th स्टैंडर्ड में है, तो चूंकि 11th स्टैंडर्ड के बच्चा कहीं ना कहीं 17 से 18 वर्ष की उम्र का होता है, तो इसमें बाबू बड़ी एनर्जी होता है। इस एनर्जी को कंज्यूम कीजिए और सही डायरेक्शन में बाबू कहीं ना कहीं इसका इन्वेस्ट कीजिए। चूंकि आइए हम चलते हैं बाबू टॉपिक की तरफ। तो याद रहे, रुका हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी दोनों सड़ जाते हैं। तो इकबाल एकेडमी फाउंडेशन के चैनल में आपको रुकना थकना मना है। बाबू हमने सेट थियरी का लेक्चर 2 देख लिया था, लेक्चर 1 देख लिया था, अब लेक्चर नंबर 3 का बारी है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे बाबू। क्योंकि हम पहले ही बोल दिए हैं कि आप लोग को इस हिसाब से पढ़ना है बाबू, थोड़ा सा भी फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। और हम लोग को बेटा कॉन्फिडेंस आना चाहिए अंदर से, और लगना चाहिए कि हम लोग क्लास रूम में पढ़ रहे हैं। क्योंकि आप लोग को एक एक आर्टिकल इकबाल सर मेंशन कर देंगे। तो याद रहे क्या आप अपने आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और आप अपने क्षमता को निखारना चाहते हैं? क्योंकि निखारना चाहते हैं तो बने रहे इकबाल सर के साथ। साथ साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किए हैं का कीजिए, सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब, क्योंकि बाबू जानते हैं हम लोग का जो फी स्ट्रक्चर होता है या मजदूरी जो होता है, मेहनत का मजदूरी, वो बेटा सब्सक्राइब होता है। क्योंकि आप सब्सक्राइब करें और साथ साथ 2, 4, 10 बच्चे के कांटेक्ट में यदि आप हैं और आपके फ्रेंड सर्किल में जितने सारे बच्चे हैं, उन सारे बच्चों का मोबाइल लेकर के आप सब्सक्राइब कराते रहिए, करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि आप भी बने और इकबाल सर का चैनल जो है थोड़ा सा ग्रो कर जाए आपके माध्यम से। क्योंकि इकबाल सर बहुत मेहनत कर रहे हैं बाबू, तो आपसे उम्मीद रख रहे हैं कि आप सब्सक्राइब कीजिएगा। क्योंकि सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो फिर याद रखिएगा लाइफ में कहीं भी समझ आ रहा है, सब्सक्राइब करना है। चूंकि आइए बाबू, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेट थियरी क्लास 11th जो 10 स्टैंडर्ड के बच्चे पास आउट कर चुके हैं, जो बच्चे पास आउट कर चुके हैं 10 स्टैंडर्ड के, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इन दी मैथमेटिक्स में उनके पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है बाबू। क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से यदि आप लाभ नहीं उठा पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं। और मैंने पहले ही बोल दिया है कि बेटा रुका हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी दोनों सड़ जाते हैं। तो रुकना थकना मना है और हमारे डिक्शनरी में नो नहीं है। हम जो सोच सकते हैं वो हम कर भी सकते हैं, बट डेडिकेशन होना चाहिए।
टाइम का सही मैनेजमेंटिंग होना चाहिए, और कहने का मतलब डेडिकेशन होना चाहिए, और आपके पास यह रिक्वायरमेंट होना चाहिए, शेड्यूल होना चाहिए परफेक्ट, और क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सफलता पाने के लिए ये एकदम जरूरी है। क्योंकि आप सफल होना चाहते हैं तो याद रहे, सुनिए आपसे मैं बोल रहा हूं, क्या आप सफल होना चाहते हैं? यदि आप सफल होना चाहते हैं तो याद रहे, सफल व्यक्ति, जीतने वाला पर्सन कोई अलग काम नहीं करता है, बल्कि वो हर काम को अलग ढंग से करता है, अलग तरीका से करता है। तो आइए हम चलते हैं बाबू सेट थियरी की तरफ। तो इसमें कहने का मतलब कि लेक्चर 2 मैंने बाबू प्रोसीड कर दिया था, और लेक्चर 2 में मैंने यह बताया था लास्ट वीडियो में कि नेक्स्ट वीडियो में जब लेकर के आऊंगा, अपलोड करूंगा, तो उसमें बाबू कहीं ना कहीं नोट से हम स्टार्ट करेंगे। चूंकि हम नोट से स्टार्ट किए हैं बाबू, याद रहे कि एक एक आर्टिकल को, एक एक क्वेश्चंस को, एक एक शब्द यानी बोले तो एक एक वर्ड को हम अच्छे तरीका से एकदम सीक्वेंस वाइज आप लोग को प्रोसीड करने वाले हैं। एक एक वर्ड्स अच्छे तरीका से एनालिसिस होगा। तो मैंने कहीं ना कहीं बाबू देखा था कि वेल डिफाइन का बात हम लोग कर रहे थे, और चूंकि वेल डिफाइन हम लोग क्या कर लिए थे बाबू, वेल डिफाइन हम लोग कहीं ना कहीं देख लिए थे अच्छे तरीका से। तो यदि हम वेल डिफाइन बाबू अच्छे तरीका से देख लिए थे, तो इसमें कहीं ना कहीं अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो आइए बाबू, वेल डिफाइन हम क्लियर कर दिए थे प्रीवियस लेक्चर में, जिसको पता नहीं है जाकर के देख सकता है। तो अब वेल डिफाइन में मैंने बोला था कि जो हर एक पॉइंट पर ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा बेस या ऐसा नाम या ऐसा कोई भी प्रिंसिपल या कोई भी ऑब्जेक्ट जो हर एक पॉइंट पर डिफाइन होता है, वेल डिफाइन, वही वेल डिफाइन कहलाता है। कहने का मतलब कि जो बदल जाता है वो कतई वेल डिफाइन नहीं है, और बाबू जो नहीं बदलता है वो वेल डिफाइन है। क्योंकि मैंने देखा था कि नाम वेल डिफाइन है। तो आगे लेक्चर हम प्रोसीड कर रहे हैं बाबू। मैंने ब्यूटीफुल गर्ल्स के बारे में बात किया था, यहां पर लिखा है ब्यूटीफुल गर्ल्स। याद रहे, आप पेन और नोटबुक लेकर के बैठे और एक एक आर्टिकल को नोट करें और उसको रीड करें, और साथ साथ प्रैक्टिस करते चले। क्योंकि प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, नोबडी पर्सन विल बी परफेक्ट विदाउट प्रैक्टिस। यदि आप परफेक्ट बनना चाहते हैं, मैथ में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो एक बार सर आपको ट्रस्ट देते हैं कि आप पेन और नोटबुक लेकर के बैठिए और साथ साथ हमारे साथ में रहिए। हम ट्रस्ट देते हैं कि किसी संस्था से बेस्ट ही आपको यहां पर एक एक मटेरियल को प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप ट्रस्ट रखिए, कोई मुश्किल नहीं है। मैंने वेल डिफाइन कर दिया था। तो वेल डिफिनेशन का मतलब ये होता है बेटा, ब्यूटीफुल था। ब्यूटीफुल गर्ल्स के पास हम लोग आ गए थे। क्योंकि ब्यूटीफुल गर्ल्स है तो हम लोग देखेंगे कि ब्यूटीफुल गर्ल्स के नाम का सेट बनेगा कि नहीं। मान लीजिए कि आपके क्लास में 10 बच्चियां हैं, और 10 बच्ची, आपके क्लास में 50 बच्चियां हैं, और उनमें से 5 बच्ची जो ब्यूटीफुल है, वो ब्यूटीफुल को लेकर के सेट बनाना है। तो क्या ब्यूटीफुल अपने आप में हर एक जगह पर डिफाइन हो रहा है? तो आइए देखते हैं। चूंकि बाबू ब्यूटीफुल, एक बात बताइए ब्यूटीफुल के बारे में बाबू, ब्यूटीफुल गर्ल्स के बारे में बात करें तो एक गर्ल्स शादी से पहले स्मार्ट है, ब्यूटीफुल है, शादी के बाद 2 लड़का को रिप्रोड्यूस कर देती है। तो अब देखते हैं कि शादी से पहले वो गर्ल्स स्मार्ट थी यानी ब्यूटीफुल थी, और शादी के 2 साल 4 साल बाद क्या वो गर्ल, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि क्या वो ब्यूटीफुल होगी? चूंकि एकदम नहीं होगी। कहने का मतलब कि शादी से पहले कोई बच्ची एकदम स्मार्ट होती है, और जिस दिन शादी होता है उसके कुछ दिन बाद यानी 2 4 10 साल बाद वो बच्ची कहीं ना कहीं बूढ़ी की तरफ चलती है और 2 4 बच्चे रिप्रोड्यूस कर देती हैं, तो उसका सारा का सारा ब्यूटी खत्म हो जाता है। यानी जो शुरू में बेटा आप लोग जानते हैं ब्यूटी का नाम दूसरा क्या है, पुटी का दूसरा नाम ब्यूटी है। पुटी का मतलब समझ आ रहा है ना? आपके क्लास में जो भी बच्चियां आती हैं लोग तो एकदम पुटी पर पुटी, मतलब समझ आ रहा है ना?
5 किस्म के पहले पुटी पोता जाता है मक्खन पर, तब जाकर के ब्यूटी आता है, और उसको सही ढंग से एक बार धोला दीजिए मुंह को, फिर देखिए वो ब्यूटी कहाँ जाता है, तो लगिएगा मन में चूटी काटने। ठीक है, ब्यूटी पर ध्यान मत दीजिए ना, तो आपका कैरियर चूटी काटेगा, याद रखिएगा। तो इसमें कह रहे हैं ब्यूटीफुल इज नॉट वेल डिफाइंड, तो ब्यूटीफुल वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि यह इसका सेट नहीं बनेगा। आइए बाबू हम देखते हैं, तो ब्यूटीफुल गर्ल्स का सेट नहीं बनेगा, क्योंकि काहे नहीं बनेगा बाबू, तो हम लोग देख लिए थे कि ब्यूटीफुल का मतलब होता है बेटा हर जगह पर ब्यूटीफुल डिफाइन नहीं है। इसलिए नहीं है बाबू क्योंकि एक बच्ची 11th स्टैंडर्ड में है, उसका अभी शादी नहीं हुआ है, क्योंकि वो ब्यूटीफुल है, बहुत स्मार्ट है। कैसे स्मार्ट है, 75 किस्म का वो काप पोती है, तो पूटी मक्खन पर पोता गया है, तो वो बच्ची स्मार्ट नहीं लग रही है, बल्कि मक्खन पर का पूटी आपको स्मार्ट लग रहा है। क्योंकि पुटी के बारे में हम ढेर बोलेंगे इन फ्यूचर में, अभी तो सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है, तो सिलेबस के बारे में कंसंट्रेट होया जाए। बाद में हम लोग बड़ी इंजॉय करने वाले हैं, बहुत ब्लॉग से देखने वाले हैं, बहुत मोटिवेशन वीडियो को देखने वाले हैं, मैंने बहुत सारा यहाँ पर हर एक कंटेंट को अच्छे तरीके से प्रोसीड किया जाएगा। अभी थोड़ा सा सिलेबस का टेंशन है, क्योंकि हम सिलेबस की तरफ चलेंगे। तो ब्यूटीफुल गर्ल इज नॉट डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड, इसलिए वेल डिफाइन है। अच्छा एक बात होती है, मक्खन पर एक बच्ची सांवली है, मक्खन पर पोतली, बहुत सारा पुटी, तो वो वाइट हो गई, स्मार्ट हो गई। और फिर 2 दिन के बाद 2 घंटा के बाद 1 घंटा के बाद सब जो पुटी होता है वो खत्म हो जाता है, तो फिर वैसे ही पहले जैसा नहीं बाबू। तो ये ब्यूटीफुल वेल डिफाइन नहीं है, क्योंकि क्यों वेल डिफाइन है, ब्यूटीफुल वेल डिफाइन इसलिए नहीं है बाबू, क्योंकि शादी से पहले बच्ची स्मार्ट थोड़ा दिखती है, और शादी के बाद जब 2 बच्चा रिप्रोड्यूस कर देती है, तो उसका सारा स्मार्टनेस यानी सारा का सारा मिनरल्स निकल जाता है, और सारा स्मार्टनेस कहाँ हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्योंकि स्मार्टनेस कहाँ से आता है, तो उसमें एंडोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और लिपिड्स होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, वो सारे हार्मोन्स के कारण क्या होता है, फेस पर थोड़ा शाइनिंग क्रिएट होता है। तो ब्यूटी मतलब मैरिज के पहले लोग थोड़ा सा स्मार्ट होता है, ब्यूटी होती हैं गर्ल्स, लेकिन शादी के तुरंत 2-4 बच्चे क्रिएट हो जाते हैं, रिप्रोड्यूस हो जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो वो बच्ची के शाइनिंग थोड़ा सा खत्म हो जाता है। कहने का मतलब कि बुढ़ापा में क्या वो बच्ची स्मार्ट है, क्या वो बच्ची ब्यूटीफुल रहेगी, ओल्ड पर्सन में नहीं, एकदम नहीं रहेगी, क्योंकि यह वेल डिफाइन नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि द कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ इंडिया, इंडिया के ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स, इंडिया ही नहीं बल्कि हर जगह के गर्ल्स, जो कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स इन इंडिया, चूंकि आपका किताब इंडिया कह रहा है, इंडिया मैंने ले लिया है, कौन मुश्किल नहीं है, यहां पर कुछ भी हो सकता है। तो ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स in any country of any country is not a set, is not a set, मतलब क्या, the collection of beautiful girls, beautiful girlsों का collection is not a set, is not a set, is not a set, वो set नहीं है, since चूंकि the term of beautiful, ये beautiful the term of beautiful, ये ब्यूटीफुल जो टर्म है बाबू इज नॉट वेल डिफाइंड, यहां पर वेल डिफाइंड नहीं है ब्यूटीफुल। यानी ब्यूटीफुल जो आपका वर्ड याद रहे, पेन और नोटबुक लेकर के बैठना है, साथ में लिखते चलना है, आप स्क्रीनशॉट भी इसको कर सकते हैं, तो साथ में लिखते चलना है, और एक एक आर्टिकल याद रहे बेटा। हम ये 11th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स या किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के आएंगे, तो याद रहे कि एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रोसीड करेंगे, एक एक थियरी को, क्वेश्चन को, थ्योरी को, एक एक टर्मिनोलॉजी को अच्छे तरीके से डिफाइन करेंगे। नोटबुक और पेन लेकर के बैठना है, और आप लोग को अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसलिए पढ़ना है बेटा क्योंकि देखिए, अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, लाइफ में इंजॉयमेंट करना चाहते हैं, आप अपने जर्नी में बहुत ज्यादा लर्निंग रखना चाहते हैं, क्योंकि अर्निंग करना है आपको। यदि अच्छा अर्निंग करना है तो अच्छा लर्निंग जरूरत है, और लर्निंग के लिए भैया कहीं ना कहीं इकबाल सर का ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और इस पर बने रहिए, क्योंकि आप नहीं बने रहिएगा तो बहुत बड़ा मिस्टेक कीजिएगा, क्योंकि सारा कंटेंट को अच्छे तरीके से प्रोसीड करेंगे। लैंग्वेज, बहुत सारे बच्चे को लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, तो ये थोड़ा सा अलग चैप्टर है। इस चैप्टर में हम एक एक आर्टिकल को देखेंगे, क्योंकि देखिए इससे बेस्ट आपको मिलने वाला नहीं है।
नहीं मिलने वाला है। आप जा करके पढ़ सकते हैं, और भी जगह पर पढ़ सकते हैं, दिक्कत नहीं। याद रहे कि आपके स्कूल्स में, आपके संस्था में यदि सेट थियरी अच्छे तरीके से नहीं मेंशन किया गया है तो इकबाल सर के चैनल पर आप बने रहें और साथ साथ पेन और नोटबुक लेकर के बने रहें और सारी चीज को नोट कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, और उसके बाद से आप अपने संस्था के किसी भी बच्चे से कंपटीशन कर सकते हैं और अच्छा मार्क्स आप अच्छे पीजिएगा। बताइए, ब्यूटीफुल नॉट डिफाइंड, वेल डिफाइंड। ये ब्यूटीफुल वेल डिफाइंड ही चुकी है। मैंने देखा कि शादी से पहले बच्ची, जाहिर सी बात है ब्यूटीफुल होगी, मक्खन पर जो लगाना है पुटी है कि नहीं बाबू। तो रह गया बात कि इसमें होता है मेंशन नॉट। तो और शादी के बाद क्या होता है कि जाहिर सी बात है कि जब बच्ची ओल्ड हो जाती हैं और 2-4 बच्चे रिप्रोड्यूस कर देती हैं तो उसके बाद से वो खूबसूरती, पहले वाली खूबसूरती नहीं रह पाती है, बॉडी भद्दा हो जाता है, थोड़ा सा आप लोग जनवे करते हैं, मतलब भद्दा हो जाता है शरीर और थोड़ा सा शाइनिंग कम हो जाता है। वो कम होने का एक ही कारण है, रिप्रोडक्शन हार्मोन्स निकल जाता है कुछ, और रिप्रोडक्शन प्रोटीन की कमी हो जाती है। और प्रोटीन क्या, तो आपको पता है कार्बन एटम से बना है। तो कार्बन एटम के बारे में भी हम बोल दिए हैं कि हर एक चीज पर वीडियो जाएगा, ब्लॉग्स बनेगा बाबू, हर एक चीज बनेगा, हर एक चीज मोटिवेशन से लेकर के हर एक चीज को हम लोग, चूंकि इकबाल सर ना है जी, कहने का मतलब इकबाल सर साइंटिस्ट हैं, नहीं समझ आता है, साइंटिस्ट के सोच रखते हैं इकबाल सर। क्रिएट करना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, रट लीजिए लोग। परिवर्तन सब कोई कर रहा है, आपको भी परिवर्तन होना है, परिवर्तित होना है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो इकबाल सर का कहना है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो आवश्यकता पड़ेगा तो आविष्कार भी इकबाल सर करेंगे, चूंकि साइंटिस्ट ना है हो। आइए देखते हैं बेटा, तो इसमें ब्यूटीफुल याद रहे सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि कराना भी है, झुकेगा नहीं ना हो। इलेक्ट्रॉन को रोकना है, क्योंकि एनर्जी को काटता है, और एनर्जी को काटता है बेटा। तो आपके पास जब तक ये एनर्जी नहीं रहेगा बॉडी के अंदर, ये अंदर का एनर्जी नहीं होगा, तो आप कभी भी जो मेंस क्रैक नहीं कर सकते हैं, आप कभी भी मेंस क्रैक नहीं कर सकते हैं, आईटी क्रैक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आईटी के लिए परफेक्ट शेड्यूल होना चाहिए, बॉडी के अंदर एनर्जी होना चाहिए, और साथ साथ डेडिकेशन होना चाहिए, और डेडिकेशन के साथ साथ एक चीज और, टाइम का अच्छा मैनेजमेंटिंग होना चाहिए। आपके पास कितना सिलेबस पढ़ना है और कैसे पढ़ना है सब तरीका होना चाहिए, न तो पढ़ते चले जाइए, कितना पढ़िए, सफलता आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि सफलता करना है तो कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, टाइम का सही मैनेजमेंटिंग होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए। आप अपने स्ट्रैटेजी को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, रिकॉग्नाइजेशन होना चाहिए, और कंटिन्यूटी होना चाहिए, यानी कंटिन्यूअस होना चाहिए लाइफ के अंदर, क्योंकि विदाउट कंटिन्यूअस नोबडी पर्सन कैन बी अचीवमेंट द गोल्स, नोबडी पर्सन कैन बी अचीवमेंट द गोल्स। तो हम लोग अचीवमेंट करने वाले हैं। आइए देखते हैं बाबू, तो इसमें कह रहे ब्यूटीफुली नॉट डिफाइंड, ये डिफाइन नहीं है, क्योंकि इसलिए वेल डिफाइन नहीं है, ब्यूटीफुल कतई वेल डिफाइन नहीं है, वो इसलिए बाबू वेल डिफाइन नहीं है क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि कोई बच्ची ब्यूटीफुल होती है, बुढ़ापा में वो ब्यूटीफुल नहीं होती है, और समय के साथ वो उसका शरीर भद्दा होने लगता है। दैट इज नॉट वेल डिफाइंड, ये मतलब हर जगह पर डिफाइन नहीं हो रहा है। आइए देखते हैं सिमिलरली रिच पर्सन्स का बनाइए, रिच पर्सन का बनाइए, रिच पर्सन्स को लेकर के देखिए बाबू, रिच पर्सन्स को लेकर के बहुत सारे, मान लीजिए कि आप अपने समाज में या आप इंडिया में या आप अपने समाज में 10% को रिच पर्सन का कलेक्शन कीजिए। तो रिच पर्सन क्या डिफाइन है, रिच पर्सन इकबाल सर के डिक्शनरी में रिच पर्सन डिफाइन नहीं है। चूंकि क्यों डिफाइन नहीं है, इस चीज के बारे में देखा जाए बाबू, तो मान लेते हैं कि आप अभी आपके पास इकोनॉमिकल क्राइसिस नहीं है, अभी मान लीजिए कि आपके पास सारा चीज ठीक ठाक है, आप अर्थव्यवस्था से संपन्न हैं, और मान लीजिए कि अभी आप रिच हैं, कोई घटना घट गया, मान लेते हैं कि आपके पास अभी 5 लाख रुपया है, तो आप रिच में आ रहे हैं, ठीक। लेकिन अचानक बाय द वे एफर्टलेसली कोई एक्सीडेंट होता है और आपका तबीयत खराब हो जाता है, और किसी ना किसी कारणवश आपको 5 लाख रुपया का रिक्वायरमेंट होता है, तो वही पर्सन
फिर दोबारा गरीब भी हो जाता है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्योंकि एक ही पर्सन अमीर भी है और वही पर्सन समय के साथ में क्या हो गया, गरीब भी हो गया। तो कहने का मतलब समय बदला, तबीयत खराब हुआ, जितना पैसा स्टोर किया था कहीं ना कहीं डॉक्टर को ले जाकर के दे दिया था, तो ये डिफाइन नहीं हुआ। कहने का मतलब क्या, वही पर्सन रिच भी है और वही अमीर भी है और वही गरीब। चूंकि आइए हम देखते हैं अमीर गरीब का, इसको हम समझाएंगे। मान लीजिए कि एक बच्चा है और वो बचपन में, यह बच्चा गरीब है, उन्होंने स्ट्रगल किया, बहुत संघर्ष किया, बहुत ही मेहनत की, और तब जाकर के वह बच्चा क्या बन जाता है, अमीर बन जाता है। क्योंकि सब कोई जानता है कि यदि आप समय को पहचानेंगे, यदि आप अच्छे से मेहनत करेंगे और बहुत अच्छी तरीका से मेहनत करेंगे तो इसमें शक नहीं है। क्योंकि देखिए बाबू, मेहनत जो वो मेहनत होता है ना, तो मेहनत वह आग है जो इंसानों को जला करके क्या बना देता है, कुंदन बना देता है। तो मेहनत ये बच्चा किया और मेहनत करके इन्होंने अपने आत्मविश्वास, अपने व्यक्तित्व और अपने क्षमताओं को समझा, परखा और उसको निखारने की कोशिश किया। क्योंकि यह आने वाले फ्यूचर में कंपनी चलाने लगा। मान लेते हैं कंपनी चलाने लगा पढ़ लिख करके, और बहुत सारे आप उठा करके देख लीजिएगा। तो रजनीकांत था, वो गरीब थे, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद गरीब थे, लेकिन गरीब मरे क्या, नहीं मरे। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल आपके, धीरू भाई अंबानी, माननीय आदरणीय धीरू भाई अंबानी। तो धीरू भाई अंबानी जो माननीय आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो हैं, वो कहीं ना कहीं बाबू गरीब शुरू में तो कहीं ना कहीं संघर्ष उन्होंने किया। वो अमीर उतना नहीं थे, वो उतना संपन्न व्यक्ति नहीं थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि कुछ त्याग किया। त्याग का मतलब बलिदान दी, समय का बलिदान दिया, अपने अभिक्षमता को, अपने आत्मशक्ति को और अपने व्यक्तित्व को उन्होंने समझा, परखा और अपने क्षमताओं का उन्होंने इज्जत किया और उसको सही डायरेक्शन में प्रयोग किया। तब जाकर के वो क्या बन गए, प्रधानमंत्री बने हैं। अब देखिए उनका सिस्टम, अब जैसे जैसे वो ग्रो करना है कंट्री को, अच्छा जैसे अब वो चलाते हैं उनके मैटर, लेकिन उन्होंने स्ट्रगल किया और स्ट्रगल किया। इस पर भी बहुत सारे वीडियो बनेंगे। तो चूंकि याद रहे हम लोग हर क्षेत्र से पढ़े हुए हैं और हर क्षेत्र से थोड़ा सा हम लोग हर चीज को लेकर के आने वाले हैं, घबराने। तो सुनो बाबू, मतलब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, इनको मैंने माना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। हम माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी मैंने लिया है, और साथ साथ ये और भी आप ले सकते हैं, माननीय आदरणीय हमारे धीरू भाई अंबानी को ले सकते हैं। तो कहने का मतलब कि आप लेकर के शुरू में ये सारे लोग, यानी अभी मैंने जितना नाम लिया है, माननीय आदरणीय, हम एपीजे अब्दुल कलाम आजाद को भी ले सकते हैं। तो एपीजे अब्दुल कलाम आजाद शुरू में क्या थे, संपन्न व्यक्ति थे, अमीर थे नहीं थे। उन्होंने मेहनत किया, एनर्जी को समझा, सही डायरेक्शन में प्रयोग किया और उन्होंने क्या किया, आने वाले फ्यूचर में न्यूक्लियर साइंटिस्ट बने और इंडिया को उन्होंने मिसाइल दिया और वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट के बारे में बहुत अच्छा अध्ययन किए और उन्होंने इन्वेंशन किया। तो चूंकि मतलब संपन्न हो गए, अमीर बन गए। तो कहने का मतलब कि वही एपीजे अब्दुल कलाम आजाद शुरू में बचपन में दो रोटी के मोहताज थे और अपने मेहनत के दम पर, अपने क्षमताओं के दम पर, अपने आत्मविश्वास के दम पर, अपने धैर्य के दम पर, इंटेलिजेंस के दम पर उन्होंने क्या किया, अमीर बना। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो ये अब भी गरीब थे बचपन में और वही व्यक्ति अमीर बन गए कुछ समय के बाद। तो ये कहां डिफाइन हुआ, मैंने बोला था कि हर जगह पर एक एक चीज डिफाइन होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। बुढ़ापा बचपन में भी डिफाइन, और वो क्या हुआ, मतलब मरने के पहले तक हर जगह पर डिफाइन होना चाहिए, जिंदगी के हर पॉइंट। तो इन्होंने यही व्यक्ति एपीजे अब्दुल कलाम गरीब भी है और यही अमीर भी है, कहां से डिफाइन हो रहा है, गरीब भी है वही व्यक्ति और वही व्यक्ति अमीर भी है, तो डिफाइन नहीं हो रहा है। चूंकि डिफाइन नहीं हो रहा है तो ये वेल डिफाइन नहीं है। चूंकि हम बोल सकते हैं कि रिच पर्सन, एग्जाम्पल काफी है, आप लोग
को यदि समझ नहीं आएगा तो वीडियो रिकैप कर देख लीजिएगा लोग। तो रिच पर्सन आप देख लीजिए कि रिच पर्सन वेल डिफाइंड नहीं है, अतः यह मेयर ऑफ सेट बनेगा। मेयर ऑफ सेट का मतलब होता है इसका सेट नहीं बनेगा। तो चूंकि ये रिच पर्सन का कभी भी सेट नहीं बन सकता, ये अपने आप में रिच पर्सन डिफाइंड नहीं है। बात समझ आ रहा है बाबू? तो अब तो समझ आ गया ना कि कलेक्शन करना है, बट किस ऑब्जेक्ट का, किन किन ऑब्जेक्टों का कलेक्शन करके हम सेट बना सकते हैं। तो वो आप लोग को समझ आ गया कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और उन ऑब्जेक्टों को हम मेंबर बोल सकते हैं सेट का, यानी तो एलिमेंट बोल सकते हैं। आइए बाबू, ऑनेस्ट 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 पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन ईमानदारी, ऑनेस्ट पर्सन। तो ईमानदारी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अच्छा, ऑनेस्ट पर्सन ईमानदारी, कैसा ईमानदारी हो? एक बात बताइए ना, एक बच्चा गरीब है, ईमानदार होगा? नहीं भी हो सकता है। तो ये ऑनेस्ट ऑनेस्ट ईमानदार है, डिफाइन है? नहीं, ऑनेस्ट डिफाइन नहीं है। क्योंकि जो बच्चा गरीब होगा उसको हर चीज का रिक्वायरमेंट होगी, और उसके पास नहीं होगा तो पाने के लिए क्या बोल सकता है? झूठ बोल सकता है, तो वो ईमानदार नहीं है। संपन्न हो जाएगा तो जिसके पास सारा चीज, किसी चीज का कमी नहीं है, तो वो कभी भी झूठ बोलेगा? नहीं बोलेगा, तो वो ऑनेस्ट हो गया, ईमानदार हो गया। किसी से चीटिंग करेगा? नहीं करेगा, ईमानदार हो गया। और वही व्यक्ति जब गरीबी होता है, देखिए गरीबी जो होता है ना सर, गरीबी एक बहुत बड़ी, मतलब इंसान के जो 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 नफ्स होता है, उसको यदि गरीबी में कोई अपना नफ्स को अपने बस में कर ले, सफल हो जाएगा। अब यहाँ पर तो वो नहीं समझ आएगा, उर्दू का लफ्ज है, तो आइए बाबू हम वहां पर भी चलेंगे बाद में। लेकिन ऑनेस्टी का मतलब समझ लीजिए, एक व्यक्ति उसके पास कुछ नहीं है तो कुछ पाने के लिए वो झूठ बोल सकता है, तो उस समय वही व्यक्ति ऑनेस्ट नहीं है, और बाद में ऑनेस्ट हो गया। ऑनेस्ट बोले तो क्या, वही व्यक्ति बाद में क्या हुआ, जब संपन्न हुआ, उसके पास पैसे आ गए, हर चीज का रिक्वायरमेंट आ गया, मतलब हर चीज से संपन्न हो गया, तो वो व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलेगा, किसी का हक नहीं मारेगा। तो ऑनेस्टी पर्सन ये एक वेल डिफाइंड नहीं हो पा रहा है। समझ आ रहा है? वैसे ही समझ लीजिएगा, ऑनेस्टी पर्सन वेल डिफाइंड। गुड प्लेयर्स, गुड प्लेयर्स के बारे में मैंने बोला था कि सहभाग, कहने का मतलब कि एक सहभाग है, और सहभाग ने क्या किया कि यही सहभाग कभी किसी मैच में, फर्स्ट मैच में इन्होंने 100 नंबर मारा, मतलब 100 रंग अर्जित किए हैं, 100 रंग अर्जित किए, और दूसरे मैच में यही सहभाग 0 पर आउट हो जाते हैं। मतलब समझिए, गुड प्लेयर्स के बारे में मैंने बोला था इससे प्रीवियस लेक्चर में कि सहभाग ओपनर बैट्समैन है, इन्होंने फर्स्ट मैच में, यही सहभाग फर्स्ट मैच में इन्होंने कितना रंग मारा? शतक मारा, शतक रन बनाए। और सेकंड मैच में यही सहभाग जाकर के किस पर आउट हो जा रहे हैं? 0 पर आउट हो जा रहे हैं। तो यही सहभाग 100 रन मार दिए तो अच्छे गुड प्लेयर कहलाए, और यही सहभाग 0 पर आउट हो गए तो क्या गुड प्लेयर कि बैड प्लेयर? का मतलब वही सहभाग गुड भी है और वही सहभाग बैड भी है, तो दैट इज नॉट वेल डिफाइंड। तो ये गुड प्लेयर्स वेल डिफाइंड नहीं होगा। बात समझ आ गया ना? आ गया समझ में? कहने का मतलब बाबू, हम लोग अच्छे तरीके से इस चीज को समझ लिए हैं कि गुड प्लेयर का मतलब क्या होता है बेटा, कि वही सहभाग 0 पर भी आउट हो जा रहा है, वही सहभाग अच्छा भी खेल दे रहा है, तो अच्छा खेल दिया तो गुड प्लेयर, अच्छा नहीं खेले तो बैड प्लेयर, तो वही बैड भी है वही गुड भी। डिफाइंड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना? दैट इज, इसका कभी भी सेट नहीं बनेगा। आई होप कि आप लोग को समझ आ गया होगा कि अब किन किन ऑब्जेक्टों का सेट बनेगा और किन किन ऑब्जेक्टों का सेट नहीं बनेगा। आई होप कि आप लोग को समझ आ रहा है। तो देखिए बाबू, इस छोटा सा आर्टिकल मत लीजिए, लैंग्वेज प्रॉब्लम आएगा, और जो लैंग्वेज प्रॉब्लम को नहीं समझ पाएगा, थ्योरी को बढ़िया से नहीं पढ़ पाएगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा उससे। और जब सेट थियरी क्लियर नहीं हुआ तो रिलेशन कैसे बन जाएगा, फंक्शन कैसे समझ पाइएगा? नहीं समझ पाइएगा। सेट थियरी समझने के लिए सेट थियरी समझिएगा, तभी जाकर रिलेशन समझ आएगा, रिलेशन समझ पाइएगा, और तभी जाकर के फंक्शन समझ पाइएगा। क्योंकि रिलेशन फंक्शन का वो चैप्टर हो जाता है 12th स्टैंडर्ड में, और इसमें भी है रिलेशन फंक्शन। तो आइए हम देखते हैं। द गुड प्लेयर इट इज नॉट वेल डिफाइंड, so it is a mere of set, it is not form a set, because the good players is not well defined. So we have to example, there is a सहभाग
there is a Sahbag is achievement the 100 run in a first match and the Sahbag out of 0 in second match. Sahbag is a good and Sahbag is a bad. How can define? That is not defined. So गुड प्लेयर इज नॉट डिफाइन। तो गुड प्लेयर्स जो होता है बेटा ये डिफाइन नहीं है हर जगह पर, चूंकि यह कहीं ना कहीं आप लोग को समझ आ गया होगा। आइए देखा जाए ओल्ड पीपल। तो एक बात बताइए, ओल्ड पीपल वही पीपल यानी वही व्यक्ति बचपन में छोटा था और समय परिवर्तन हुआ तो वो उसका एज ओल्ड हो गया। मतलब क्या, वही बच्चा भी है, वही जवान भी है और वही क्या हो गया, बूढ़ा भी हो गया। तो ये ओल्ड पर्सन क्या डिफाइन हो रहा है? नहीं डिफाइन हो रहा है। यंग मैन, जिंदगी भर यंग रहिएगा, जिंदगी भर यंग रहिएगा। 4 दिन की जवानी है और फिर रवानी है और फिर खेवटानी है, मतलब समझ बाबू। तो इसमें हम ज्यादा इसको एंजॉय करने वाले नहीं है वीडियो को। कहने का मतलब ये मैथमेटिक्स है। बहुत सारे बच्चे लोग कहेगा कि सर बोलते हो ज्यादा हैं, कंसेप्ट बहुत कम देते हैं। तुम क्या समझते हो रे बुढ़बाक? पढ़ने का यही तरीका होता है। यदि सही तरीका से पढ़ रहे हैं, बने रहो हमारे साथ में, हम तुमको प्रूफ कर देंगे। अरे लव हो जाएगा हमसे रे बुढ़बाक, लव हो जाएगा। कहने का मतलब कि इतना कंटेंट। अब देखिए समझने के लिए आप सागर को बाहर से देख करके उसके गहराई का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। जब तक डूबिएगा नहीं उसमें तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि इकबाल सर एजुकेशन में अजगर सांप है। अजगर सांप का मतलब समझते हो? और डांसने वाला नहीं, निकल जाएंगे। डसेंगे तो थोड़ा 20 होगा, छटपटाइएगा, छटपटाने का मौका ही नहीं देंगे, निकल जाएंगे। कहने का मतलब ये है ना बाबू कि यह कभी अंदाजा नहीं लगाया जाता है कि इकबाल सर ज्यादा बोल रहे हैं। नहीं, अच्छा कोई टीचर ज्यादा नहीं, उनके पूरे वीडियो लेक्चर को तो देखो कि क्लैरिटी क्या है, बोलने का स्टाइल क्या, मतलब बोलने का तरीका क्या है और किस तरीका से वो डिफाइन कर रहे हैं। मैटर आधा घंटा नहीं लगता है, 1 घंटा नहीं लगता है। मैटर यह होता है कि कैसे अच्छे तरीके से डिफाइन हो जाए कंटेंट को। क्योंकि चूंकि डिफाइन नहीं होगा, इस चीज को नहीं डिफाइन कर पाओगे तो इसके बाद वाले इससे रिलेटेड जो चैप्टर आएगा कैसे पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। तो आओ बेटा, तो यंग मैन, हम अभी जवान है, जिंदगी भर जवान रहेंगे। एक दिन आएगा कि इकबाल सर इसी चैनल पर आएंगे, यदि हयात रहा तो बूढ़े भी हो जाएंगे। अरे बाबू हैं। तो देखो तो जवानी यंग मैन कभी भी वेल डिफाइंड नहीं है। क्योंकि आप आज जवान हैं, कल आप बूढ़े हो जाइएगा। तो आप ही जवान हैं, आप ही बूढ़े हैं, तो आप जवान हैं और आप ही बूढ़े हो जाएंगे। तो ये दोनों पॉइंट पर क्या डिफाइन हो रहा है? नहीं डिफाइन हो रहा है। मतलब जवान का मतलब हमेशा जवान होना चाहिए तब ना डिफाइन होगा। तब ये वेल डिफाइन नहीं है जवान, क्योंकि जवानी वेल डिफाइन नहीं है, यंग मैन डिफाइन नहीं है। अब देखिए अब कह रहा है तो ये सब डिफाइन नहीं है। सो इनका सेट नहीं बनेगा। अब तो समझ आएगा कि इनका सेट बनेगा कि इनका नहीं। दीज आर नॉट वेल डिफाइंड। मतलब ये सब रिच पीपल मैंने देखा था, ऑनेस्ट पर्सन देखा था, गुड प्लेयर्स, ओल्ड पीपल, यंग मैन, etc. These are not well defined, so they do not form sets. So ये do not form मतलब इन सब का, रिच पर्सन का, ऑनेस्टी और गुड प्लेयर्स का, और बाबू कह रहे कि ओल्ड पर्सन का, यंग पीपल का, इन सब का क्या बनेगा? सेट नहीं बन सकता है। कह रहे बाबू कि ये वेल डिफाइन नहीं है, सो दे डोंट फॉर्म सेट। तो ये सेट को फॉर्म नहीं कर सकते हैं। बात समझ आ गया? आया, अच्छे तरीके से आया। अब वो देखते हैं एक और नोट। ये नोट भयंकर नोट है, क्योंकि आप इसको राइट कीजिएगा, नोट कीजिएगा, याद रखिएगा। कंसेप्ट आप लोग का क्लियर हो रहा है कि सेट क्या है? अच्छे तरीके से आ रहा है। अब देखिए बाबू इसमें क्या कह रहा है? कह रहे कि इफ ए इज मेंबर, ए मेंबर को बता रहा है, ये ए मेंबर को बता रहा है, ए स्मॉल ABCD का लेटर होगा तो वो मेंबर या एलिमेंट को शो करेगा, सेट के एलिमेंट को शो करेगा। चूंकि हम समझा रहे हैं यहां पर। पहले मान लीजिए कि ए एक प्रकार का सेट है और इस सेट में मान लीजिए कि एलिमेंट बहुत सारा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे।
तो कह रहे थे बाबू कि ये जो कैपिटल ए है, कैपिटल ए, तो कैपिटल ए रिप्रेजेंट करेगा सेट को रिप्रेजेंट करेगा, और स्मॉल ए जो है ये सेट ए के स्मॉल ए जो है ये एक मेंबर शो करेगा। क्या करेगा? मेंबर शो करेगा। तो कह रहे बाबू कि ए स्मॉल ए इज अ मेंबर, इज अ एलिमेंट। आ चूंकि हम बता दिए बाबू आप लोग को कि मान लीजिए कि आपके पास एक सेट है, एक सेट ए है और ये सेट है, तो इस सेट में कहने का मतलब कि यहाँ पर जो कुछ रखा जाएगा बाबू, यहाँ पर जो कुछ रहेगा, जो मान लेते हैं कि ए रख दिए, बी रख दिए, सी रख दिए, डी रख दिए, तो ये जो भी है ना बाबू यहाँ पर रखा जाएगा, यह एक एलिमेंट कहलाएगा या मेंबर कहलाएगा सेट ए का। तो स्मॉल लेटर इज अ मेंबर, इज अ एलिमेंट, एंड कैपिटल लेटर इज अ सेट रिप्रेजेंटेशन। तो कैपिटल लेटर को सेट बोलेंगे और उसी का स्मॉल लेटर मेंबर कहलाएगा। अब समझ आएगा ये। इफ ए एलिमेंट बताएगा, इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए। हाई अ बता रहा है एक के लिए है, एक के लिए, लेकिन हाई ए बता रहा है एलिमेंट है, ये ए एलिमेंट बता रहा है, एलिमेंट बता रहा है। तो कह रहे कि इफ ए इज एन एलिमेंट, ए एक एलिमेंट है ऑफ अ सेट ए, एक समूचे ए का, एक सेट ए का। तो समझ आ गया? तो कह रहे कि ए इज एन एलिमेंट, ए इज एन एलिमेंट, ए एक एलिमेंट है ऑफ सेट ए का एलिमेंट है। तो कह रहे बाबू कि ए जो है, ये ए जो है एक एलिमेंट है, ए जो है एक एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है? ए एक सेट, ए एक एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है? सेट ए का एलिमेंट है। तो ये कैपिटल लेटर बताएगा सेट को रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल लेटर सेट को रिप्रेजेंट करेगा, और स्मॉल लेटर एलिमेंट या मेंबर या एलिमेंट को शो करेगा। अब तो समझ आ गया ना? तो यहां पर कह रहे हो कि ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए। कह रहे कि ए इज एलिमेंट है सेट ए का, एक सेट ए का। बात समझ आ गया? जैसे B एक एलिमेंट हो गया सेट ए का, C एक एलिमेंट हो गया सेट ए का, तो B इज एलिमेंट है सेट ए का, C एक एलिमेंट है सेट ए का। तो बाबू आप लोग को समझ आ गया? एलिमेंट और मेंबर किसी सेट का एलिमेंट स्मॉल लेटर से होगा, और सेट जो होगा वो कैपिटल लेटर होना चाहिए एबीसीडी का। ये हम लोग देख लिए थे, आप लोग को समझ आ गया होगा। जैसे मान लेते हैं कि एक और सेट ले लेते हैं हम, तो मान लेते हैं कि सेट बी ले लिए, और सेट बी में मैंने रखा 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, डॉट 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 सो ऑन। तो इसमें 1 जो है, 1 एक एलिमेंट है सेट किसका? बी का। 2 भी एक एलिमेंट है सेट किसका? बी का। तो 1 एलिमेंट है सेट बी का, और 2 भी एक एलिमेंट है सेट बी का, 2 भी एक एलिमेंट है सेट बी का, 3 भी एक एलिमेंट है सेट बी का। अब तो समझ आ गया ना? 3 एक एलिमेंट है सेट बी का, 1 एक एलिमेंट है सेट बी का, और 2 एक एलिमेंट है सेट बी का। बात समझ आ गया? अच्छे से आ गया। तो ए इज एन एलिमेंट, इज एन, चूंकि ये वॉवेल है तो एन लग गया। तो ए इज एन, आप लोग शुरू में ही मैंने बोला था कि इसको क्या कर लीजिएगा, शुरू में ही मैंने बोला था नोटबुक और पेन लेकर के बैठना है, और शुरू में ही बोला था कि क्या कर देना है बेटा, इसको स्क्रीनशॉट कर लेना है, याद रहे। तो अब तो समझ आ गया ना? ए एंड सेट मतलब ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। वी राइट ए बिलोंग्स टू, इसको बिलोंग्स पढ़ते हैं, ई को बिलोंग्स पढ़ते हैं। बिलोंग्स मतलब के एलिमेंट, इसका मतलब होता है, ई का मतलब होता है के एलिमेंट। ए एक एलिमेंट है ए का, सेट ए का, ये ए स्मॉल ए, कैपिटल ए सेट हो जाएगा, स्मॉल ए एक एलिमेंट हो जाएगा। तो यह एक एलिमेंट है किसका? ए का। तो ए बिलोंग्स टू, इसको पढ़ेंगे कैसे? ए इसको पढ़ेंगे बिलोंग्स टू,
ई को पढ़ेंगे बिलोंग्स टू, तो यहां पर हम देख लेते हैं, ई को पढ़ेंगे बिलोंग्स टू, सी बिलोंग्स टू, इसको पढ़ेंगे, ई को पढ़ेंगे बिलोंग्स टू, सी बिलोंग्स टू ए। मतलब सी जो है एक एलिमेंट है, मतलब सी जो है एक एलिमेंट है, एलिमेंट है, सी एक एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है, ए का एलिमेंट है। तो सी बिलोंग्स करता है किसमें, ए में बिलोंग्स करता है। मतलब सी जो है वो कहीं ना कहीं किसका अवयव है, किसका एलिमेंट है, किसका सेट है, ए का है। कहने का मतलब अब यहां पर देख लो बाबू, यहां पर देख लो, सी जो है किसका मेंबर है, सेट ए का मेंबर है, सेट ए का मेंबर है। तो सी है, इसका मतलब है सी है किसमें, सेट ए में है, ये सी मतलब ए में है। अब यहां पर डी ले लेते हैं, डी, इसमें देखो तो बाबू डी है कहीं, नहीं है, तो लिखेंगे कि डी ये है ए में, और इसको काट देंगे तो नहीं है, तो डी नहीं है ए में। मतलब डी एक एलिमेंट नहीं है सेट ए में। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो डी जो है बाबू हम बोलेंगे कि डी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि डी जो है ए में नहीं है। ए आप देख लीजिए, ए में कहीं यहां पर तो है डी, यहां पर डी है, यहां पर है, लेकिन इसको हम हटा दे रहे हैं यहां पर। अब देख लीजिए यहां पर या चाहे यहां पर डी है क्या, डी है क्या, डी नहीं है। कहने का मतलब एक सेट मैंने ले लिया, एक सेट ए बी सी ई, एक सेट है बाबू। चूंकि ये एक सेट है, मैंने मान लो कि सेट ले लिया, एक सेट है जिसमें ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है। बताओ तो सेट ए में ये डी जो है ए में है, यहां पर इसमें कहीं डी है, नहीं है, तो हम लिखेंगे कि डी डज नॉट, नहीं है, बिलोंग्स टू ए। तो डी जो है एक एलिमेंट नहीं है किसका, ए। कैसे कि इसमें डी नहीं है तो डी। बात समझ आ गया होगा, चलिए बहुत बढ़िया। तो विच मीन्स दैट ए बिलोंग्स टू ए। तो इसका मतलब क्या पढ़ाएगा बाबू कि ए बिलोंग्स टू ए, यानी ए जो है बिलोंग्स टू, इसको बिलोंग्स टू बोलेंगे, ई को बिलोंग्स टू बोलेंगे। तो ए इज बिलोंग्स टू, ए बिलोंग्स टू सेट ए। बात समझ आ गया। तो विच मीन्स दैट, इसको पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, ये पूरा को बेटा पढ़ेंगे ऐसे, ए बिलोंग्स टू ए, या ऐसे पढ़ सकते हैं, और इसको ए बिलोंग्स टू ए पढ़ सकते हैं, और भी पढ़ सकते हैं, दैट ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए, ए इज एन एलिमेंट, ए एक एलिमेंट है ऑफ ए का, नहीं तो ए बिलोंग्स करता है ए में। ये दोनों ए का ही, यहां से आप यूं बोल सकते हैं ये आर्टिकल, और यहां से ये आर्टिकल, दोनों एक ही है। ए बिलोंग्स करता है ए में, मतलब ए एक मेंबर है, ए बिलोंग्स टू ए, इसको हम पढ़ेंगे ए बिलोंग्स टू ए। समझ आ रहा है, ए बिलोंग्स टू ए, या ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। समझ आ गया, ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, ए इज बिलोंग्स टू सेट ए। पढ़ लेंगे, ए जो है सेट ए का एलिमेंट है या मेंबर है। समझ आ गया, बहुत अच्छे से। चलिए भैया, बहुत बढ़िया, ये समझ आ गया। अब देखिए ये नोट नंबर नेक्स्ट, चूंकि नोट को अच्छे तरीके से क्लियर करना है, तो इफ ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब क्या हुआ? मैंने बोला ए एक एलिमेंट, पहले ही मैंने बोल दिया एक एलिमेंट है, तो ए एक एलिमेंट है, डज नॉट बिलोंग टू ए सेट ए में नहीं है, यह एक एलिमेंट है, यह एलिमेंट सेट ए का एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब हुआ ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए एलिमेंट सेट ए का मेंबर नहीं है, तो हम लिख सकते हैं बी राइट ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब ए इसका अवयव नहीं है। तो अब आइए देखा जाए, कहने का मतलब कि एक सेट मैंने लिया
और सेट मैंने लिया ये यहाँ, इसको क्लियर करना है, इसको क्लियर करना है। एक सेट मैंने लिया बी सी ई एफ, ये मैंने सेट लिया, ये मैंने सेट लिया। चलिए और इस सेट में बताइए क्या ए, इसमें ए कहीं दिख रहा है, कहीं ए दिख रहा है, इसमें कहीं दिख रहा है तो नहीं दिख रहा, तो बोलेंगे ए डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब ए जो है ए का एलिमेंट नहीं है। बात समझ आया अच्छे तरीके से? तो आप लोग को आई होप कि एकदम अच्छे तरीके से विजुअलाइज हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। एक एक आर्टिकल क्लियर हुआ है कि नहीं बाबू? एक एक आर्टिकल क्लियर हो गया है। तो एक और एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल एक सेट मैंने लिया, एक सेट लिया ए बराबर 3 5 6 9, ये सेट रहा। तो इसको लिखना होगा तो इसमें हम लिखेंगे 3 बिलोंग्स टू ए, मतलब 3 जो है एलिमेंट है, 3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। एंड ऐसे भी पढ़ सकता है 3 बिलोंग टू ए, सेट ए। बट अब देखिए तो 4 बिलोंग्स टू ए। क्या इस सेट में, ए सेट में यहां पर कहीं 4 दिखने को मिल रहा है? ए सेट में 4 जो है एक एलिमेंट है और ये एलिमेंट इसमें देखने को मिल रहा है? नहीं है, तो हम लिखेंगे नहीं है, मतलब 4 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब 4 जो है ए सेट का एलिमेंट नहीं है, यानी अवयव नहीं है। बात समझ आया? तो यहां पर हम लिख सकते हैं। आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि भाषा हो चाहे कुछ भी हो, समय लगता है बेटा, क्योंकि समय जो टीचर नहीं देगा कंसेप्ट क्लियर कर देगा का। तो याद रहे सब्सक्राइब हम लोग का मजदूरी होता है, तो फ्री में सब्सक्राइब करने में कहा जाता है जी। आपको पैसा लगता है? नहीं लगता है, तो सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी ना जाकर के लेटेस्ट जो वीडियो है वो तुरंत आप तक अपडेट होगा। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, करना चाहिए। और भी आपका फर्ज बनता है कि इकबाल सर, यदि आपके टीचर हैं, इकबाल सर को आप रिस्पेक्ट करते हैं, तो आप कम से कम एक बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है या जो व्यूअर्स देख रहे हैं, जो ऑडियंस देख रहे हैं या जो पेरेंट्स देख रहे हैं, तो इसमें मेहनत लगता है बाबू वीडियो को बनाने में, अपलोड करने में। तो आप लोग कम से कम इकबाल सर को पूरी दुनिया में फैला दीजिए, कोशिश कीजिए कि पूरी दुनिया में इकबाल सर को जाना जाए। तो कहने का मतलब कि आप लोग पर यह मेरा काम है मेहनत करना, बच्चों को पढ़ाना, और आपका काम है इकबाल सर को फेमस करना और इकबाल सर को ग्रो कराना और इकबाल सर को, क्योंकि देखिए आप कहीं ना कहीं वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कराइएगा, क्योंकि सब्सक्राइब आपको कराना पड़ेगा। इसलिए कराना पड़ेगा कि देखिए हम बहुत मेहनत करने के बाद, आप सोच सकते हैं कि बहुत मेहनत करने के बाद कैमरा के सामने 1 घंटा बोल लीजिएगा, 45 मिनट बोल दीजिएगा, बोलना बड़ी मुश्किल होता है। तो कैमरा के सामने बोलना बाबू मुश्किल होता है, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसको आप मजाक में ना लें और डेडिकेट रहें। हम आपके लाइफ को चेंज कर देंगे। आप बेटा शेयर करें, और जरूरत पड़े जो नए बच्चे हैं वो देख रहे हैं तो वो भी शेयर करें, और कम से कम एक बार एकेडमी फाउंडेशन के एक मेंबर बन जाए। हम लोग एक फैमिली की तरह हैं, और कहीं ना कहीं तोड़ेंगे नहीं ससुरा, छोड़ेंगे नहीं। कहने का मतलब कि जो पसीना बहाता है लिबास नहीं इतिहास बदलता है, जो नहाता है, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो पानी से नहाता है लिबास बदलता है, पर जो पसीना से नहाता है इतिहास बदलता है। तो झुकेगा नहीं पुष्पा ना हो। तो याद रखिए बाबू कि एनर्जी होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए कि आई विल डू दैट, आई कैन डू दैट, आई कैन डू। दो एटीट्यूड होता है, एक कि यह काम हमसे नहीं होगा, और एक एटीट्यूड होगा कि हम ये हैं जुनूनी पागल जो इस काम को और इस बैरियर को तोड़ेंगे, करेंगे। तो याद रहे कि मेरा काम है मेहनत करना और आपका काम है क्या, शेयर करना, सब्सक्राइब कराना और चैनल को ग्रो कराना। तो यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप समझ सकते होंगे कि बहुत बेटा मेहनत लगता है, तो हम लोग को करना चाहिए। चलिए, जय भारत और वंदे मातरम। कहने का मतलब थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। बने रहें। जय हिंद, जय भारत।